एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर बिटिया। वे डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। तो शुरू करते हैं आज के डिस्कशन के साथ। देखते हैं कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कॉशियस अप्रोच रिगार्डिंग कार पूलिंग ऐप एस राइट। तो जो रिजर्व बैंक एंड इंडिया है, दैट इज़ आरबीआई, दैट इज़ द मेन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने लोगों को वार्न किया है अगेंस्ट कार पुलिंग ऐप एस राइड। तो एक ऐप है एस राइड करके जो कार पुलिंग से रिलेटेड है। जैसे ऊबर भी है, ओला भी है, तो इनके पास ऑप्शन होता है कि आपको राइड अपनी किसी के साथ पूल करके लेनी है या आपको इंडिविजुअली लेनी है। लेकिन ये जो एस राइड ऐप है ये सिर्फ कार पुलिंग के लिए ही है। तो देखते हैं आरबीआई ने क्या बोला है। आरबीआई ने बोला है कि जो ये फर्म है एस राइड, ये ऑपरेट करती है एज अ सेमी क्लोज्ड प्री प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के तौर पर, और ये काम कर रही है बिना ऑथराइजेशन के आरबीआई से। एंड ये जो पूरा सिस्टम है ये गवर्न किया जाता है अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। और जो एस राइड है वो एक तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, रजिस्टर्ड है, जिसके ऑफिस गुड़गांव हरियाणा में है। एंड ये एक तरह से सेमी क्लोज नॉन क्लोज्ड कारपूलिंग ऐप की तरह डील कर रही है। और इसी वजह से जो आरबीआई है वो कह रहे हैं कि जो ऐप है ये अपने दम पर ही अपना बिजनेस कर रही है। आरबीआई के साथ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो अगर लोग इसमें ड्राइव कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर ऐप का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वो अपने रिस्क पर करें, क्योंकि कोई भी गवर्नेंस इस पर्टिकुलर ऐप को नहीं देखता। तो ये मेजर चीज़ है कि ये ऐप बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती है। अब इस ऐप के बारे में देखते हैं। ये एक तरह से मोबाइल एप्लीकेशन है कारपूलिंग, जो लोगों को कनेक्ट करती है कम्युनिटी के अंदर ताकि वो राइड को शेयर कर सके। इसके अंदर क्या होता है, जो भी लोग ट्रैवल करते हैं, जो भी कोस्ट है डिस्टेंसेस के अकॉर्डिंग वो डिवाइड कर लेते हैं। इससे क्या होगा, जो लोगों की मोबिलिटी है वो बढ़ेगा, ट्रैवल टाइम कम होगा, और जो लोग हैं उनके बीच में कनेक्शन भी बढ़ेगा। आजकल ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ गया है, व्हीकल्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो अगर कारपूलिंग करेंगे तो एक तरह से हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को हेल्प होगा, ट्रैफिक कम होगा, नॉइस कम होगा, और पार्किंग नीड्स भी कम होंगी, और जो एमिशंस है वो भी कम हो जाएगा। तो एक तरह से ये हमारे ही फ़ायदे के लिए है कारपूलिंग ऐप। अब देखते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इंडिया में कैसा है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम यूज़ किया जाता है ताकि हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकें, एंड ये कवर किए जाते हैं अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। जो आरबीआई है एंड बोर्ड ऑफ रेगुलेशन एंड सुपरविजन है पेमेंट एंड सेटलमेंट, वो इसको रेगुलेट करते हैं। इंडिया के पास काफ़ी सारे मल्टीपल पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है, जैसे कि ग्रोस पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है एंड नेट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है। ग्रोस सेटलमेंट, जो ग्रोस सेटलमेंट है उसमें इंडिया का रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट है, आरटीजीएस सिस्टम है। नेट सेटलमेंट सिस्टम की बात करते हैं। जो नेट सेटलमेंट सिस्टम होते हैं उसके पास, इंडिया के पास इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज है, दैट इज़ ईसीएस क्रेडिट सर्विसेज। क्रेडिट कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज हैं। इमीडिएट पेमेंट मेथड है, दैट इज़ आईएमपीएस। नेफ्ट है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम, एंड यूपीआई, दैट इज़ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो जो आरबीआई है वो इतने सारे हमें फंड्स ट्रांसफ़र की इन्फॉर्मेशन देता है, इतने सारे हमें वेज दे रहा है ताकि हम अपने फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकें। जो नेफ्ट है, आईएमपीएस है, यूपीआई, इसके अंदर आप विद इन 1 मिनट के अंदर अपनी ट्रांजैक्शन, 1 मिनट भी नहीं, 10 सेकेंड्स के अंदर अपनी ट्रांजैक्शन ईजिली कर सकते हो। अब देखते हैं रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम क्या है, दैट इज़ आरटीजीएस। ये एक तरह से स्पेशलाइज्ड फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है, जहाँ पर मनी या फिर कोई सिक्योरिटी ट्रांसफ़र किया जाता है एक बैंक से दूसरे बैंक में, एंड ये किया जाता है ग्रोस बेसिस पर, रियल टाइम बेसिस पर। और हम बात कर रहे हैं रियल टाइम, तो रियल टाइम का मतलब क्या है? रियल टाइम का मतलब है कि जो ट्रांजैक्शन है उसमें वेटिंग पीरियड नहीं होता। वो जैसे ही ट्रांजैक्शन होती है वो तभी पेमेंट उसकी प्रोसेस होना शुरू हो जाती है। और जो ग्रोस सेटलमेंट होता है, ग्रोस सेटलमेंट का मीनिंग जहाँ पर ट्रांजैक्शन सेटल किया जाता है, लेकिन वहाँ पर बंडलिंग या नेटिंग नहीं होता ऑन 1-to-1 बेसिस। वहाँ पर भी जो ट्रांजैक्शन है वो एकदम से सेटल हो जाती है। नेक्स्ट इज अबाउट रूरल कनेक्टिविटी जीआईएस डाटा। जो मिनिस्ट्री है रूरल डेवलपमेंट की एंड पंचायती राज, उन्होंने लॉन्च किया है रूरल कनेक्टिविटी जीआईएस डाटा पब्लिक डोमेन में। उन्होंने बताया है कि कितने ज़्यादा रूरल एरियाज कनेक्टेड हो चुके हैं जीआईएस मैपिंग से। जैसे जीपीएस होता है आपका ट्रैकिंग के लिए, वैसे ही जीआईएस, दैट इज़ जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भी एक सिस्टम यहाँ पर लाया गया है। ये जो डाटा है लोगों में दिखाया गया है ताकि जो स्टार्टअप्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, एकेडमिक्स हैं, सिविल सोसाइटी है, उनके अंदर डाटा जाए, उनको पता चले कि कौन कौन से लोग कहाँ पर रह रहे हैं, जिससे लोगों के पास सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सके।
इस डाटा में क्या है, इस डाटा में रूरल रोड्स के बारे में बताया गया है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है एंड उनके हैबिटेशंस के बारे में बताया गया है। जो रूरल कनेक्टिविटी जीआईएस डाटा है पब्लिक डोमेन में रिलीज़ होगा। नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी इसमें काम करेगी, जिन्होंने 3 रिनाउंड जीआईएस फर्म्स के साथ काम किया है एंड गतिशक्ति के साथ भी कोलैबोरेट किया है। जो निरिदा है वो एक तरह से मॉडल इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है ऑफ दिस पर्टिकुलर GMGSY स्कीम। जो गतिशक्ति है ये कोलैबोरेट करेंगी ताकि जो बेटर प्लानिंग हमारी हो सके, एग्जीक्यूशन हो सके एंड जो स्कीम्स हैं उनकी अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन भी हो सके। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है, जो कि अभी हमने पढ़ा कि GMGSY जिसके साथ कोलैबोरेशन यहाँ पर होता नज़र आ रहा है। ये जो स्कीम है बहुत पुरानी स्कीम है, इसको 2000 में लॉन्च किया गया था। ये क्या करती है, यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम है। अब ये दोबारा न्यूज़ में है तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया जाता है ताकि ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जाए, कि किसी भी वेदर में हमारी रोड सही रहे, टूटे ना। और बेसिकली जो मेन एम है जो कि अनकनेक्टेड हैबिटेशन है, जहाँ पर रिमोट एरियाज़ है, जहाँ पर हिली एरियाज़ होते हैं, रोड बनाना मुश्किल होता है, तब भी हम उसको रोड से कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो उन्हीं एरिया में बेसिकली हमें फोकस करना है ताकि लोग कनेक्ट हो पाए और उनकी जो पॉवर्टी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो इम्प्रूव हो जाए। इसके लिए कोर नेटवर्क बनाया गया है जहाँ पर थ्रू रूट्स एंड लिंक रूट्स बनाए जाएंगे, जिससे जो हमारा अनडिजर्व्ड एंड अनसर्व्ड एरियाज है वो कनेक्ट हो सके टू द मेन स्ट्रिप सिटीज़ एंड बिग जो भी कम्युनिटीज़ हैं। अब देखते हैं थ्रू रूट्स से कैसे कनेक्ट होगा। अगर हम रूट से बात करें तो रूट्स में ट्रैफिक होते हैं, बहुत ज़्यादा लिंक रोड्स बनाए जाते हैं और लॉन्ग चेन ऑफ 3 हैबिटेशंस होती हैं जो कि मार्केटिंग सेंटर से रिलेटेड होते हैं, या तो डायरेक्टली या फिर किसी हायर करेक्टली रोड से, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट रोड से, स्टेट रोड से, या फिर स्टेट और हाईवे रोड से डायरेक्टली उनको कनेक्ट किया जाता है। और लिंक रोड्स क्या होते हैं, लिंक रोड्स वो होते हैं जो रोड्स होते हैं जो सिंगल हैबिटेशन या ग्रुप ऑफ हैबिटेशन को कनेक्ट करती है थ्रू डिस्ट्रिक्ट रोड्स या फिर थ्रू रूट्स जो कि मार्केट सेंटर्स तक लेकर जाता है। तो यहाँ पर दोनों डिफरेंट है, थ्रू रूट्स एंड लिंक रूट्स। लिंक रूट्स में मार्केट सेंटर से कनेक्शन होता है और रूट्स में नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवे से कनेक्टिविटी लाई जाती है। तो यहाँ पर बजट दिया गया है, डाटा दिया गया है कि कितना सेंक्शन हुआ है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। तो 7.83 लाख किलोमीटर रोड्स को सेंक्शन किया गया है जब से लॉन्च किया गया है एंड 6.90 लाख किलोमीटर अभी तक कंस्ट्रक्ट हो चुका है, जिसमें 2.69 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर हो गया है। तो हमारी जो स्कीम है बहुत तेज़ी से काम कर रही है। रोड्स अभी आपने देखा होगा बहुत अच्छे बन गए हैं, बहुत सुधर गए हैं। ऑल वेदर रोड्स हमने बनाना शुरू कर दिया है एंड इवन जो रूरल एरियाज है वहाँ पर भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से इंश्योर होने लग गई है। जीआईएस कनेक्शन देखते हैं। एज अ पार्ट ऑफ ग्राम सड़क योजना जो जीआईएस डाटा है उसके अंदर 8000 रूरल फैसिलिटीज़ को एज पॉइंट्स एंड मोर देन 250,000 किलोमीटर रूरल रोड्स को बनाने की बात किया जा रहा है। 1 मिलियन प्लस हैबिटेशंस कलेक्ट किए जाएंगे, उनको डिजिटलाइजेशन करके जीआईएस प्लेटफॉर्म में उनका इन्फॉर्मेशन हमने डाल दिया है। तो अब ये जो डाटा है पब्लिक डोमेन में है, तो लोगों को पता है कि कितनी जगह रोड बन गई है, कितने ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो गया है। अब बात करते हैं गतिशक्ति की। गतिशक्ति एक तरह से नेशनल मास्टर प्लान है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन, एजुकेशन, प्लानिंग में हेल्प करता है ताकि जो कॉस्ट है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो कम हो सके और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ सके। हमारा मेन एम यही रहता है कि हम कॉस्ट को कम करें और अपना जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाएं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या वो किसी भी सेक्टर में हो। दैट इज़ वैलिड फॉर एवरी सेक्टर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट नीति आयोग ऑन ग्रीन फाइनेंसिंग। तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली, उन्होंने बताया है कि अब हमें ग्रीन फाइनेंसिंग की तरफ जाना है। ग्रीन फाइनेंसिंग का मतलब बाय द नेम इटसेल्फ, आप नाम से इसको समझो। ग्रीन मतलब हम क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं। पहले तो ये कि हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है, पोल्यूशन को कम करना है और ग्रीनरी को बढ़ाना है। तो ये ओवरऑल ग्रीन फाइनेंसिंग का मेजर मीनिंग है, जहाँ पर हम ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेंगे, जो कि हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, तो हम उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे रादर देन थर्मल पावर प्लांट जो कि कोल से चलते हैं। तो जो नीति आयोग है वो यही कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत है कि हमें ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंशन चाहिए जो बूस्ट करें क्लीन मोबिलिटी को इंडिया में, पर्टिकुलरली शेयर्ड मोबिलिटी, ताकि जो फाइनेंसिंग है अगर हम करें, जो लोग
कार खरीदते हैं, कार पूलिंग होती है, बेसिकली उनको ज़्यादा फाइनेंस करें ताकि वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो, एप्लीकेबल हो और सस्टेनेबल भी हो सके। अब ओवरव्यू देखते हैं। जो नीति आयोग है वो कहते हैं कि हमें सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट सेंट्रिक अप्रोच लेकर आनी है, क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, इतनी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं क्लाइमेट में, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, सी लेवल बढ़ रहा है, तो काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इसलिए हमें काम भी उसी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। जब इन्वायरमेंट बदल रहा है, क्लाइमेट बदल रहा है, तो हमें भी उसी के साथ बदलना पड़ेगा, तभी हम सस्टेन कर पाएंगे। तो इसलिए फाइनेंशियल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए इंटरनेशनल एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इंडिया के हैं, इंटरनेशनल हैं, डोमेस्टिक हैं, स्टेट्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो सब एक साथ आएँ और बैलेंस करें सिटीजन्स की नीड्स को, ताकि हम प्रोडक्टिविटी एंड लाइवलेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकें। अब फाइनेंसिंग फॉर डीकार्बनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक तरह से वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज किया गया एंड ये इनिशिएटिव लाया गया अंडर NDC ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया प्रोजेक्ट, इसको ऑर्गेनाइज किया गया। ये जो वर्कशॉप थी ये नीति आयोग ने ही ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन इसके साथ 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस और थी, दैट आर वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूशंस इंडिया एंड GIZ इंडिया। अब देखते हैं कि ग्रीन फाइनेंसिंग कैसे हेल्प करेगा। जो नीति आयोग है उन्होंने कहा है कि जो ग्रीन फाइनेंसिंग है वो लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स करेगा। इससे क्या होगा, इंडिया के पास एक प्रॉपर प्लान होगा कि काम कैसे करना है, हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाएंगे, और जो फाइनेंस है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे टुवर्ड्स अचीविंग ग्रीन इंडिया मिशन एंड ग्रीन फाइनेंसिंग, हमारा जो एम है वो हम अचीव कर लेंगे। अब देखते हैं कि ग्रीन फाइनेंसिंग होता क्या है। अब जैसे जैसे फाइनेंस की इंक्रीज होती जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में, एंड चाहे वो प्रॉफिट सेक्टर्स हो चाहे वो नॉन प्रॉफिट सेक्टर हो, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस है, बैंक है या दूसरे फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम काम करते जा रहे हैं। अगर ये काम करें तो हम इसको ग्रीन फाइनेंसिंग बोल रहे हैं। एक फाइनेंस सेक्टर जिसका एम है कि हमारे जो इन्वायरमेंटल आउटकम्स है वो पॉजिटिव हो, कि हमारा जो इन्वायरमेंटल अगर हम नेट कैलकुलेट करें तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, तब हम उसको ग्रीन फाइनेंसिंग बोलते हैं। एंड इसके लिए जो मेजर हर्डल है वो है बेसिकली डीकार्बनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन से होता है, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंसिंग की भी कमी है, हम इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, यहाँ पर फाइनेंस नहीं हो रहा, जिस वजह से अभी तक डीकार्बनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सका। तो अगर हमें इसको अचीव करना है, अपने ट्रांसपोर्टेशन को और ज़्यादा ग्रीन करना है, क्लीन करना है, तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर आने पड़ेंगे। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतने महंगे हैं कि हमें चार्जिंग स्टेशंस भी लगाने पड़ेंगे हर 1 किलोमीटर बाद या 1-2 किलोमीटर के बाद, अकॉर्डिंगली कि कितना उसका बैटरी बैकअप है। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी हम जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको डीकार्बनाइज कर सकेंगे, हमारा जो कंजेशन है रोड पर वो कम कर सकेंगे। तो इसलिए स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट की हमें ज़रूरत है, न्यू फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस की चाहिए, कि हमें नए सॉल्यूशन चाहिए जहाँ पर हम काम कर सकें, नए नए आइडियाज़ चाहिए जो हम काम कर सकें, ताकि हमारे जो इन्वायरमेंटल आउटकम्स हैं वो पॉजिटिव हो सके, और इंडिया का जो एम है COP26 टारगेट वो हम अचीव कर सके। जो इंडिया ने जो हर साल इंडिया की पेरिस क्लाइमेट डील के बाद से डील्स होती हैं, COP जो मीटिंग्स होती हैं क्लाइमेट से रिलेटेड, उसमें इंडिया के जो टारगेट्स हैं हम उसको अचीव कर सकें। तो बेसिकली हमारा एम यही रहता है कि हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़े, और इंडिया वर्ल्ड में एक तरह से एग्जांपल शो करे कि इंडिया डिस्पाइट एज अ डेवलपिंग नेशन, इंडिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि वो ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की तरफ जा सके। तो यहाँ पर ग्रीन फाइनेंसिंग देखते हैं, एशिया एंड पैसिफिक में 5 अप्रोचेज है जो कि अलाइन करती है फाइनेंशियल सिस्टम्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो दिस इज़ अ इंपॉर्टेंट टर्म कि अलाइनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यू शुड राइट दिस टर्म एंड यू शुड नो कि कैसे हम इसको मेंस में लिख सकते हैं, इसको हम डालनी है टर्म्स को इसमें। तो यहाँ पर 6 एरियाज दिए गए हैं कि हमें मार्केट प्रैक्टिस को बढ़ाना है, जहाँ पर हमें वाइडली अडॉप्टेड, रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड रेलिवेंट, जितने भी हमारी प्रैक्टिस हैं वो रेलिवेंट होनी चाहिए, लोगों के पास एक्सेसिबल होनी चाहिए एंड अडॉप्टेबल होनी चाहिए। हार्नेस पब्लिक बैलेंस शीट, कि यहाँ पर हमें कॉस्ट को कम करना है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। नेक्स्ट इज़ अपग्रेडिंग गवर्नेंस, कि हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना है, तभी जो इम्प्लीमेंटेशन है पॉलिसीज़ के वो अच्छे से हो पाएंगी। ट्रांसफॉर्मिंग कल्चर को ट्रांसफॉर्म करता है, जो कि इतनी जल्दी कॉमनली हम मानते नहीं हैं, इसलिए इसको कॉस्ट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है। देन नेक्स्ट इज़ डायरेक्टिंग फाइनेंस थ्रू पॉलिसी, कि हमें फाइनेंस लेकर आना, लेकिन उसके लिए पॉलिसी इनिशिएटिव्स भी हमें चाहिए।
तो ये जो साइकिल है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड आप इसको डायरेक्टली 4-5 इसके जो मेजर हेड्स हैं डायरेक्टली आप ये डायग्राम भी बना सकते हो। यू विल गेट एक्स्ट्रा 1 मार्क्स एंड यूपीएससी में 1 मार्क्स की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। सो that was all about today's session. I hope you like it. If you have any doubt, do let me know in the comment section. And आप हमें लिखना मत भूलिएगा at info@officerbta.com. So thank you and all the best for your preparation.